हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। सो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स का नाम तो आपने पहले सुना ही होगा कि 9th और 10th में आपको मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर आता था। लेकिन यहाँ कॉमर्स फील्ड में 11th 12th में आपको स्टैटिस्टिक्स की पूरी बुक आएगी। तो आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब जिस भी डेटा पे हम एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो कलेक्ट कैसे होता है, उसके क्या मेथड्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर को शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि डेटा होता क्या है। मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा आपका चैप्टर है, इसमें आप जानेंगे कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। पर डेटा होता क्या है? डेटा इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फॉर्म। मतलब जो डेटा होता है वो सेट है, एक पूरा ऑब्जर्वेशंस का। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो उसका पूरा एक सेट है, जिसे दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में और एक क्वालिटेटिव फॉर्म में। क्वांटिटेटिव फॉर्म मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव फॉर्म मतलब किसी की क्वालिटीज़। और क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में, एट्रीब्यूट फॉर्म में। और क्वालिटेटिव मतलब जिसका कोई न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं है, मतलब वो किसी की क्वालिटीज़ है, उस पर एनालिसिस करते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। मतलब स्टैटिस्टिक का ओरिजिन क्या है और उसकी ग्रोथ कैसे हुई। ओरिजिन मतलब उसकी जड़ का क्या है, वो मतलब कहाँ से शुरू हुआ है स्टैटिस्टिक्स, और उसकी ग्रोथ कैसे हुई आगे, तो उसकी बात करते हैं। इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स फील्ड में, वो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो मौर्यन एम्पायर के टाइम से है इंडिया का कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स पर। द बुक एन ए अकबरी रिटर्न बाय अबू फजल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर अकबर also mentions a highly developed statistical system for administrative and revenue services of the मुग़ल एम्पायर। जो अकबर का टाइम था, उस वक्त एन ए अकबरी नाम की एक बुक थी जो अबू फजल के द्वारा लिखी गई थी। और उस बुक में अकबर ने ये हाईली मेंशन किया था कि ना, मतलब स्टैटिस्टिकल सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे हुई उनके टाइम पे। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन कैसे करते थे वो लोग, रिवेन्यू एक्टिविटीज़ कैसे करते थे। मुग़ल एम्परर के टाइम जैसे वो रिवेन्यू एक्टिविटी और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव करते थे, वो एन ए अकबरी में फुल्ली डिटेल्ड में अकबर ने मेंशन किया है। सो फ्रेंड्स, अगर एन ए अकबरी बुक की बात करें और अबू फजल की बात करें, तो मैं आपको उनकी पिक्चर भी शो करती। सो फ्रेंड्स, ये है बुक एन ए अकबरी, जो रिटर्न की है अबू फजल ने ये बुक लिखी है। और इस एन ए अकबरी बुक में हाईली मेंशन किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ और रिवेन्यू एक्टिविटीज़ कैसे होती थी उस टाइम में। वो राजा महाराजाओं के टाइम में वो लोग कैसे प्रशासन करते थे, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और उस पर एनालिसिस करते थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आज का नहीं है, वो पहले से चलता आ रहा है, अकबर के टाइम से, मुग़ल एम्पायर के टाइम से। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय गॉटफ्रीड एचिनवॉल इन 1749 फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट द स्टेट। मतलब एक जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था गॉटफ्रीड एचिनवॉल ने 1749 में एक स्टेट का डेटा एनालिसिस करने के लिए। फर्स्ट वर्ड था स्टैटिस्टिक, जिसे आज हम स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। वो जर्मन वर्ड है और वो गॉटफ्रीड एचिनवॉल ने 1749 में यूज़ किया था एक स्टेट के डेटा को एनालिसिस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप देखिए, उस टाइम उन्होंने एक स्टेट के डेटा को एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया था, और आज स्टैटिस्टिक्स से हम पूरी कंट्री का, बल्कि पूरे वर्ल्ड के डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इन 1797। जो स्टैटिस्टिक्स है उसे एकदम फॉर्मली, एकदम डिटेल में इंट्रोड्यूस किया गया है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 1797 के वक्त पर। उसे पूरा इंट्रोड्यूस किया है कि स्टैटिस्टिक्स में क्या, कैसे, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस, उसके मेथड्स, सब कुछ। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल रिजल्ट ऑन प्रोबेबिलिटी थियरी वेयर फाउंड इन 17th and 18th centuries
हुज टू जाइंट्स वेयर लापल्स एंड गॉस। जो इनिशियल थियरी है, मतलब जो इनिशियल रिजल्ट्स है प्रोबेबिलिटी थियरी के, मतलब जो प्रारंभ हुए वो 17 और 18 सेंचुरी में हुए। मतलब प्रोबेबिलिटी थियरी कब फाउंड हुई, तो वो 17 और 18 सेंचुरी में फाउंड हुई। टू जाइंट्स ने उसको ढूंढा, लापल्स एंड गॉस। ये दो जाइंट्स हैं, मतलब जो दो स्टैटिस्टिशियन भी कह सकते हैं, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी थियरी को फाउंड किया, उसका प्रारंभ किया। प्रोबेबिलिटी क्या थियरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि संभावना करना प्रोबेबिलिटी मतलब, और थियरी सिद्धांत, मतलब प्रोबेबिलिटी के जो सिद्धांत थे उन्हें लापल्स और गॉस ने ढूंढा, जो टू जाइंट्स के नाम से भी कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेटिस्टिकल बॉडी, द रॉयल स्टेटिस्टिकल सोसाइटी, वॉज फाउंडेड इन 1834 इन लंडन। मतलब जो फर्स्ट स्टेटिस्टिकल बॉडी थी, द रॉयल स्टेटिस्टिकल सोसाइटी, वो फाउंड हुई 1834 लंदन में। मतलब जिसने शुरुआत की, मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा पे एनालिसिस करने की, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से, जैसे कि कोई भी तरह का डेटा हो, कोई प्रोफेशनल डेटा हो या सोसाइटी पे लर्न कर रहे हो हम, या कोई चैरिटी, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा हो, तो उस पर एनालिसिस करने के लिए ये फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी तैयार की गई, द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, जो 1834 में एस्टेब्लिश्ड हुई लंदन में। द एडवांस्ड फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक डेवलपमेंट इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स फील्ड में एडवांस्ड डेवलपमेंट हुई वो 19th सेंचुरी की बात करें तो बहुत ही लेट हुई, लेकिन अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो वो बहुत ही अर्ली, यानी कि बहुत फास्टली डेवलपमेंट हुई 20th सेंचुरी में स्टैटिस्टिक्स की डेवलपमेंट 20th सेंचुरी में बहुत ही तेज़ी से हुई है 19th सेंचुरी के मुकाबले। फिर आगे बढ़ते हैं। गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन यूज्ड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स इन साइंस, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। मतलब जो गैल्टन और कार्ल पियर्सन है, जो दो मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन कह सकते हैं, उन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया साइंस, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के डेटा को एनालिसिस करने के लिए। उन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं। कार्ल पियर्सन वॉज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। और जो कार्ल पियर्सन थे ना, वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के फाउंडर भी थे, उन्हें फाउंडर कहा जाता है। फ्रेंड्स इस लाइन को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का फाउंडर कौन है। He founded the Advanced Statistical Laboratory in England and in 1911। मतलब कार्ल पियर्सन ने है ना एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी, मतलब जहाँ एकदम एडवांस तरीके से मतलब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का पर एनालिसिस किया जाता हो, वो भी उन्होंने फाउंड की, जो कि इंग्लैंड में है। 1911 में उन्होंने वो भी फाउंड की। मतलब जहाँ स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है उस पर एकदम एडवांस तरीके पे एनालिसिस किया जाता है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट चलाती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। इन 1910 एंड 1920 Gossett and Fisher initiated to develop modern statistical science for the data having small samples। मतलब जो 1910 के और 1920 का टाइम था, उस वक्त गॉसेट एंड फिशर दो नाम के स्टैटिस्टिशियंस थे, उन्होंने भी इनिशिएट किया, यानी कि शुरू किया डेवलपमेंट मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस पर। और वो क्यों किया, मतलब जो डेटा होता है, जो स्मॉल सैम्पल्स में डेटा होता है, उसे प्रॉपरली एनालिसिस करने के लिए। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फिशर अप्लाइड टू अ वेराइटी ऑफ डाइवर्सिफाइड फील्ड सच एज जेनेटिक्स, बायोमेट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। मतलब फिशर ने भी वैरायटी अप्लाइड की, मतलब अप्लाइड की वैरायटी डाइवर्सिफाइड फील्ड की, मतलब विविध प्रकार की फील्ड की, जैसे कि जेनेटिक्स, बायोमेट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब में भी स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी कि डेटा को कलेक्ट किया पहले, फिर उस पर एनालिसिस किया स्टैटिस्टिक्स के मेथड को यूज़ करके,
सो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स आजकल नॉर्मल हो गया है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट हर चीज़ पे एनालिसिस करती है और वो हर चीज़ पे एनालिसिस करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स को भी यूज़ करती है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन फ्रेंड्स सोचिए, हमारे एंशियंट टाइम में भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का इतना यूज़ होता था, इतने मेथड्स उस टाइम पे भी अपनाए जाते थे। सो फ्रेंड्स सोचिए स्टैटिस्टिक की कितनी इम्पोर्टेंस है। सो फ्रेंड्स, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉमर्स में हैं तो स्टैटिस्टिक्स की फुल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स आखिर है क्या, और ये उसकी हिस्ट्री है। सो फ्रेंड्स सोचिए, हिस्ट्री में मतलब एंशियंट टाइम में भी लोग स्टैटिस्टिक्स को इतनी इम्पोर्टेंस देते थे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब जो फिशर है उन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। वो स्टैटिस्टिक्स के फादर है क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत ग्रोथ की है। इसकी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हाथ उनका ही है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। ड्यूरिंग 1930 द रिफाइनमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ अर्लियर डेवलपमेंट वॉज फाउंडेड इन द कोलैबोरेटिव वर्क बिटवीन ई पियर्सन एंड जे नेमैन। ये जो ई पियर्सन और जे नेमैन है, ये दो ऐसे कोलैबोरेटिव, इन दोनों ने ऐसा कोलैबोरेटिव वर्क स्टार्ट किया, मतलब एक साथ मिलकर ऐसा वर्क किया स्टैटिस्टिक की रिफाइनमेंट, उसकी डेवलपमेंट और उसकी एक्सपांशन के लिए। 1930 के टाइम इन्होंने भी बहुत वर्क किया है स्टैटिस्टिक्स पे। रिफाइनमेंट मतलब उसको एक नया रूप देने के लिए और एक्सपांशन करने के लिए उसकी डेवलपमेंट में बहुत लोगों का हाथ है। और ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है स्टैटिस्टिक्स, और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। और इसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। ऐसे नहीं कि स्टैटिस्टिक्स का डेटा कलेक्ट किया और उस पर एनालिसिस करने लगे, उसके प्रॉपर मेथड्स होते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो तो उसे लिखने के मेथड्स होते हैं, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। इसे हम ग्राफ्स के ज़रिए भी एनालिसिस कर सकते हैं और रिटर्न फॉर्म में भी, वो हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देखिए कि स्टैटिस्टिक्स की ग्रोथ कैसे हुई। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में हमारे स्टैटिस्टिक्स की ग्रोथ कैसे हुई और वो ऐसे कौन महापुरुष थे जिन्होंने इंडिया में स्टैटिस्टिक्स की ग्रोथ की। द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसे हम ISI के नाम से जानते हैं, वॉज फाउंडेड बाय द वेल नोन इंडियन स्टैटिस्टिशियन PC महालानोबिस इन 1931 एट कलकत्ता। मतलब जो PC महालानोबिस थे, एक स्टैटिस्टिशियन थे, एक फेमस स्टैटिस्टिशियन थे। उन्होंने हमारे इंडिया में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाउंड किया, मतलब उसे एस्टेब्लिश किया, ऐसे भी कह सकते हैं, कलकत्ता में 1931 में। ही स्टार्टेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1941। और वही ऐसे पहले थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पे एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी स्टार्ट किया, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था 1941 में। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IASRI, ये भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मतलब अनदर इंस्टीट्यूट है विच कंट्रीब्यूशन अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, जिसने भी स्टैटिस्टिक्स की डेवलपमेंट में जिसका बहुत बड़ा हाथ है। ये भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है IASRI। ये भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट में इंडिया में। He started the first post-graduate course in statistics at Calcutta University in 1941. So friends, ये लाइन रिपीट हो रही है जो PC महालानोबिस की है कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1941 में। In 1335, W.F. Wilcox listed over 100 definitions of statistics based on the meaning, scope and limitations of the subject. मतलब इन 1935 के वक्त में W.F. विलकॉक्स नाम के एक स्टैटिस्टिशियन थे। उन्होंने मतलब 100 डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स पे बेस की, जिनमें स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, उसकी स्कोप, उसकी क्या लिमिटेशंस है, वो सब उसमें दिया गया है। उनकी 100 डेफिनेशंस है जो उन्होंने मेंशन की है 1935 के टाइम पे।
सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग की। मतलब आखिर है क्या ये स्टैटिस्टिक्स, इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर मीनिंग है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मतलब स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा साइंस है जो किसी भी न्यूमेरिकल डेटा पे डील करता है। पहले तो कोई भी न्यूमेरिकल डेटा हो, उसे हम पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर एनालिसिस करते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का रूल ही है, कोई भी डाटा पहले हम कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे कि वो डेटा कैसा है, मतलब पूरा उस पर एनालिसिस करेंगे और फिर उसे इंटरप्रिटेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे पूरी। कोई भी न्यूमेरिकल डेटा हो तो उसकी सबसे पहले कलेक्शन होती है, ये स्टैटिस्टिक्स का रूल है। और इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स को साइंस कहते हैं, क्योंकि ये एक साइंस की तरह ही है जिसके मेथड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। और ऐसे ही नहीं कि कोई भी डेटा हमने कलेक्ट किया और उस पर एनालिसिस करने लगे, इसके प्रॉपर मेथड्स होते हैं, उसी के द्वारा हम इसे कलेक्ट करते हैं और इसे एनालिसिस करते हैं और फिर इसे इंटरप्रिटेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा की। मतलब जो भी स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके टाइप्स हैं क्या, मतलब क्या क्या टाइप्स है उस डेटा के, किस प्रकार के डेटा होते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स में। तो फर्स्ट आपको डेटा के रिलेटेड एक बात तो बताई है कि डेटा दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब कोई भी क्वांटिटी या कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, और क्वालिटेटिव डेटा मतलब किसी की क्वालिटीज़, मतलब जैसे किसी में कोई क्वालिटीज़ हो, इंटेलिजेंट, जैसे कि आपका एक क्लासरूम है, उसमें आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें आप ये पता लगाते हैं कितने लोग इंटेलिजेंट है, कितने लोग पढ़ाई में मीडियम है और कितने लोग लो है। तो ये भी एक क्वालिटेटिव डेटा हुआ। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप पूरी क्लास के मार्क्स देखते हैं कि सबसे हाई मार्क्स किसके हैं, रैंकर्स कौन है और मीडियम कौन है और कौन ऐसे है जो फेल होते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम किसी के द्वारा जो हम जाकर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं वो होता है प्राइमरी डेटा, और फिर हम उसे यूज़ करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। प्राइमरी डेटा जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश में जनगणना होती है 11 सालों के बाद, जैसे कि 2011 में हुई थी और अभी 2021 में होगी, जनगणना होती है। तो उसमें उसे हम प्राइमरी डेटा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें इन्यूमरेटर्स को भेजा जाता है पूरे देश में डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो वो हुआ हमारा प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है? सेकेंडरी डेटा मतलब जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट या अथॉरिटी ने कलेक्ट किया है और उससे हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसी के कलेक्ट किए हुए डेटा को यूज़ करना, मतलब सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी डेटा वो जिसे हम खुद कलेक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। मतलब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट है डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब होता है जो इन्वेस्टिगेटर होता है, मतलब जो इंक्वायरी करने वाला, वो हिमसेल्फ मतलब अपने आप से विज़िट करता है, पर्सनली विज़िट करता है उस प्लेस पे जहाँ उसे इंक्वायरी करनी है, और वो पर्सनली हर एक पर्सन से पूछता है, मतलब हर चीज़ जो उसे जाननी है उसकी इंक्वायरी वो डायरेक्ट वहाँ, अगर कोई भी एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर जाकर उस प्लेस पे वहाँ पे इंक्वायरी करे, फेस टू फेस इंक्वायरी कह सकते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं। और सेकंड है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेटर है, वो कांटेक्ट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से या पर्सन से जो कैपेबल हो इंक्वायरी करने के लिए, और उससे इन्फॉर्मेशन वो लेता है, मतलब उससे इंक्वायरी करवा कर वो उससे इन्फॉर्मेशन लेता है उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस पर्सन से, तो उसे इनडायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं। मतलब वो खुद जाकर कलेक्ट नहीं करता है इन्फॉर्मेशन, किसी की कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन पे वो, मतलब किसी की ऑलरेडी इंक्वायरी की गई इन्फॉर्मेशन पे फिर वो इंक्वायरी करता है। और थर्ड है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। मेथड ऑफ क्वेश्चनर में क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको एक फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे होते हैं, उसके द्वारा इन्यूमरेटर आता है और आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उन क्वेश्चंस के द्वारा। उसमें सब कुछ पूछा जाता है, जैसे आपका नेम, आपका मतलब आप कहाँ रहते हैं, आपकी एज क्या है, आप मेल हैं कि फीमेल है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चनर दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये क्वेश्चन आयर है,
मतलब एक 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन आया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले नेम पूछा गया है, फिर मेल या फीमेल पूछा गया है, फिर वो कहाँ रहता है, फिर स्कूल उसकी, फिर स्ट्रीम। इसमें एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है और इसमें देखिए 12 सी क्वेश्चंस है, क्योंकि मेथड ऑफ क्वेश्चन आयर में क्वेश्चन की जो लिमिट होती है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब सामने वाला बोर ना हो जाए आपके क्वेश्चन फुलफिल करने के चक्कर में, उनका आंसर देने के चक्कर में सामने वाला बोर ना हो जाए। इसलिए जो क्वेश्चन आयर होता है उसके क्वेश्चंस की लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।